नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन है। सदन में बजट सत्र को लेकर चर्चा जारी है। नेता विरोधी दल का बजट को लेकर भाषण, जहां नेता सदन भाषण के बाद आज नेता विपक्ष जवाब देंगे और इसके लिए 7वां दिन आज सत्र का 10 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है। और इससे पहले लगातार ये सत्र हंगामेदार सामने आ रहा है, जहां विपक्ष बड़े मुद्दे उठा रहा है और उसको लेकर सत्ता पक्ष बखूबी जवाब भी देता नजर आ रहा है। और इसी बीच नेता सदन भाषण के बाद आज नेता विपक्ष जवाब देंगे, तो ऐसे में क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती हैं, इसको लेकर अपडेट न्यूज़ 1 इंडिया पर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल बजट सत्र को लेकर चर्चा जारी है। तो सदन की कार्यवाही जारी है, जहां आज 7वां दिन है और इस दिन चर्चा हो रही है। लगातार महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और सीताली आपको यूपी विधानसभा कार्यवाही जारी है, क्या कुछ हो रहा है, सुनवाते हैं। मैं इस पे आपका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं, जब इतना भारी भरकम बजट है तो इस दिशा में आप आगे जरूर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आ रही अब आ रही। और माननीय सदस्य की इच्छा अनुसार हम MRI की मशीन भी लगा रहे हैं। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। दूसरा, जो आपने महिला बाल विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट ट्रामा सेंटर के लिए कहा है, हम जैसे जैसे उपलब्धता होगी हम चिंता करेंगे, विशेष रूप से आपके अतरौलिया में जो बना हुआ है, और जैसे जैसे उपलब्धता होती जाएगी हम करते जाएंगे। आप माननीय बताइए। मैं माननीय मंत्री जी से मालूम करना चाहूँगा कि कई बार आपके भाषणों में मैंने सुना कि प्रदेश के अंदर मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उसके लिए आपको बधाई, क्योंकि आपकी सुविधाएं आप वहाँ इतनी दे रहे हैं जिसकी वजह से मरीज वहाँ आ रहे हैं। गरीबों की समस्या सबसे बड़ी है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उस जनपद का नाम संबल है। संबल जो एक ज़माने में पृथ्वीराज के ज़माने में देश की टेम्परेरी राजधानी रहा है, वहाँ के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप वहाँ पर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक CT स्कैन और एक MRI मशीन लगवाने की कृपा करें। संग्राम सिंह जी, आपने लगवा देंगे? आपका कोई है प्रश्न? मैंने मेरी बात का जवाब नहीं आया। नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं आया मैंने। नहीं, आपका जवाब दिलवाता हूँ माननीय मंत्री, आपका जवाब दिलवा। मैंने एक संभल में हम प्रश्नकर्ता के अलावा 2 लोगों को अनुमति दे दी है। दुर्गा जी नहीं, मैंने प्रश्नकर्ता के अलावा दूसरे को अनुमति दे दी। वर्मा जी, उन्होंने पूछ लिया। आप तो हमेशा पूछते हो। नहीं, जरूरी विषय जरूरी अन्य किसी विषय में पूछ लीजिएगा। मैंने मूल प्रश्नकर्ता को पूरा अवसर दिया और सभी लोगों को अवसर दे रहा हूँ, किसी को भी नहीं कर रहा। नहीं, वो आ गया उसको अनुकूल। हमारे यहाँ लगा नहीं लगा, इसी संबंधित है जो इन्होंने उत्तर दिया। माननीय सदस्य ने जो पूछा वो बता दें। संभल के मित्र ने, हम संभल में CT लगाने जा रहे हैं और MRI पर हम विचार करेंगे। चलिए ठीक। अब लास्ट प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने कहा कि MRI की जांच की आवश्यकता मेडिकल स्तर पर है। मान्यवर, केवल MRI मशीन लग जाने से जांच नहीं होती, उसके लिए स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 45 मेडिकल कॉलेजों में कितने मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध है, जो उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध नहीं है तो उसको कब तक उपलब्ध कराने की कृपा करें। है और इसके लिए हम आपको लिखित सूचना भेजेंगे, क्योंकि ये चिकित्सा शिक्षा विभाग में आता है जो आपने पूछा है, और ये जवाब चिकित्सा विभाग का है। हम आपको सूचना भेज देंगे और आपकी चिंता से हम सहमत हैं और प्रतिबद्ध हैं, करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास संसाधन है, जैसे जैसे हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक आएंगे, हम जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर रागिनी। प्रश्न करने का अवसर दिया। मैंने अध्यक्ष जी प्रश्न किया था
माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारे प्रदेश में टोटल कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं और कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ पूर्ण क्षमता से कार्यशील हैं। तो जवाब में आया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो कि पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष जी कि 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में, जिसमें स्वयं एक देश की ताकत है और यहाँ के मासूम लोगों की, जनता के वोट से सेंटर की सरकार बनती है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि ट्रॉमा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आए दिन हो रहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो, जिस तरीके से अभी रिसेंटली हुआ प्रयागराज में बम्बार्डमेंट और गन शॉट इंजरी, इस तरीके के केसेस हो, किसी तरीके के कोई घर में एक्सीडेंट्स हो जिसमें लोग गिर जाते हैं, या फिर बर्न इंजरीज जो कि बहुत ही कष्टदायक होती है, इनके ट्रीटमेंट्स इन ट्रॉमा सेंटर्स में होते हैं। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का अगर सेंट्रल का डेटा देखें तो विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा सत्र की कार्रवाई से पहले बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि बीएसपी में कोई भेदभाव नहीं है। पूजा पाल पहले आरोपी लगती थी, आज खुद सपा में मिल गई हैं। बीएसपी का मानना है अगर जांच में चीजें निकल कर आती हैं तो उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। एक हमारे खुद बसपा के सांसद पे आरोप लगा और पुलिस उनको गिरफ्तार करने से डर रही थी, बच रही थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहन जी ने अपने 5 KD आवास पे बुला करके लखनऊ पुलिस अधीक्षक को बुलाया और कहा कि इसे अरेस्ट करके ले जाओ, बंद करो। तो ये बहुजन समाज पार्टी की नीति है, उसमें अपना पराया किसी के साथ भेदभाव नहीं है। आज बहन जी का ट्वीट का तात्पर्य ये है कि चूंकि पीड़ित परिवार ने जो नामजद किया है, तो नामजद तो मान लीजिए उन्होंने अतीक को भी किया है, और तो अतीक तो माना गया। अतीक तो भाई समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया, और जिसमें वह पूजा पाल के पति की हत्या किए थे उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे। लेकिन आज पूजा पाल जी खुद जो है जा करके उसी समाजवादी पार्टी में मिल गई हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो उनकी पत्नी को, शाइस्ता परवीन जी को जो केवल ज्वाइन कराया, और बहन जी का ये मानना है कि अब चूँकि पीड़ित परिवार ने उनका भी नाम लिखाया है, तो वह अगर जांच में आ जा रहा है कि उनका नाम मतलब इसमें शामिल है, वो भी इन्वॉल्व है, तो बहुजन समाज पार्टी तुरंत उनको पार्टी से निकाल देगी। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम योगी के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। जो लोग जान लेने का काम कर रहे हैं उनको रहने का अधिकार नहीं है। चाहिए है कि ये अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने भी किया है, बसपा ने भी किया है। अब वो एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी तो मुक्त है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती रही, करती रहेगी, और उनको किसी प्रकार का संरक्षण पार्टी के द्वारा नहीं दिया जाता रहा, ना दिया जाएगा। उसमें कार्रवाई थोड़ी कितने ठिकानों पे मतलब हुआ है, और उसमें जो लोग हैं सम्मिलित, कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और थोड़ा समय धैर्य रखिए, निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है उसके अनुसार। हापुड़ से अब खबर, पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान तस्करों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 तस्कर घायल हो गए। तस्कर के कब्जे से गाड़ी और तमंचा बरामद हुआ है। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। तो मुठभेड़ में गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस दौरान पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त गौ तस्कर। तो जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 तस्कर घायल हुए हैं, जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इसी के बलबूते पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो हापुड़ से ये पूरा मामला है। बाबूगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 73/23 गौवध अधिनियम का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तगण राशिद व आमिर को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है। उक्त अभियुक्तगण पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल हुए हैं। इनके कब्जे से 1 पिकअप, 2 तमंचे, कारतूस, खोखा कारतूस व अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण के 3 साथी अभी फरार हैं।
लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में अब निजी डॉक्टर ऑन कॉल पर सेवाएं देंगे। डॉक्टरों को प्रति विजिट 2 से 3 हजार रुपए का भुगतान एनएचएम के जरिए किया जाएगा। बता दें कि शहर के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। वहीं ग्रामीण इलाकों के भी अस्पतालों में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। राजधानी की 19 सीएचसी में 16 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ तैनात हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं अब उन अस्पतालों में ऑन कॉल निजी डॉक्टरों की भी सेवाएं ली जाएंगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर विशेषज्ञों की कमी है, जिसके चलते इलाज में परेशानी आ रही है। खास तौर पर जो शहर के ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके हैं वहां पर जो सीएचसी हैं वहां पर विशेषज्ञों की भारी कमी, जिसके चलते इलाज जो है समय पर नहीं मिल पाता। निश्चित तौर पर अब एक मुहिम चलाई जा रही है, एक कार्य योजना बनाई गई जिसके तहत निजी जो डॉक्टर होंगे उनको ऑन कॉल बुलाया जाएगा और उस ऑन कॉल उनके आने विजिट के लिए उनको 2 से 3 हजार रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। लखनऊ से न्यूज में अश्विनी कुमार से निखिल। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां रविवार को चित्रकूट पुलिस गाजीपुर पहुंची। मामला मऊ के सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो द्वारा जेल नियमों की अनदेखी के मामले में चित्रकूट पुलिस मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर पहुंची और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। इस दौरान मौके पर पूर्व विधायक शिबगतुल्लाह अंसारी भी मौजूद रहे। हालांकि पुलिस ने किससे पूछताछ की है पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अब्बास अंसारी के बड़े चाचा पूर्व विधायक शिबगतुल्लाह अंसारी घर पर मौजूद दिखे। तो वहीं मोहम्मदाबाद में कार्रवाई पर किसी का आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो निखत बानो और उनके ड्राइवर से संबंधित पूछताछ के बाद पुलिस ने कुछ जरूरी कागजात भी घर से तलाशी और पूछताछ में लिए हैं। नोएडा से अब खबर, बड़े स्तर पर पुलिस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यह बदलाव किया है। आईपीएस शक्ति अवस्थी बनाए गए हैं एडीसीपी नोएडा। डॉक्टर राजीव दीक्षित एडीसीपी सेंट्रल बनाए गए हैं। अशोक कुमार एडीसीपी ग्रेटर नोएडा बने हैं। 2 एसीपी की तैनाती हुई है। तो बड़े ये तबादले सामने आए हैं, बड़े बदलाव किए हैं लक्ष्मी सिंह ने। डॉक्टर राजीव दीक्षित एडीसीपी सेंट्रल बनाए गए हैं, तो इसी के साथ अशोक कुमार एडीसीपी ग्रेटर नोएडा बने हैं। 2 एसीपी की तैनाती हुई है। और अब खबर सुल्तानपुर के लंबुआ से है, जहां जफरापुर में जंगली सुअरों का आतंक देखने को मिल रहा है। गोमती नदी के किनारे के गांव में इन जंगली सुअरों को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। जंगली सुअरों का आतंक इस कदर है कि एक युवक अपने खेत में काम कर रहा था, तभी जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले से युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बुलंदशहर से अब खबर, श्रम विभाग में फर्जी शादियों को लेकर कार्रवाई। श्रम उपायुक्त गाजियाबाद की जांच के बाद कार्रवाई हुई है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुभाष चंद्र सस्पेंड, सहायक का श्रमायुक्त का ट्रांसफर हुआ है। पूर्व ग्राम प्रधान को भट्टा मजदूर दिखाकर लाभ देने का मामला है, जहां लखावटी ब्लॉक के भर्रा गांव से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुभाष चंद्र सस्पेंड, सहायक श्रमायुक्त का ट्रांसफर हुआ है। लखावटी ब्लॉक के भर्रा गांव से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो लखावटी ब्लॉक के भर्रा गांव से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। अंबेडकर नगर में लुटेरों का आतंक, दुल्हे के पिता के हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। लुटेरों ने दूसरी बार इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। ताहिरापुर नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दुल्हे के पिता के हाथ से पैसों से भरा बैग छीनकर लुटेरे फरार हो गए। लुटेरों ने दूसरी बार इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। लुटेरों के आतंक से लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मेरठ से अब खबर, ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल। NH 58 पर जाम लगा है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। घंटों रेंगती रही हैं गाड़ियां। शाम के बाद ट्रैफिक पुलिस रोड से गायब हो जाती है। थाना पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया है। जाम की वजह से जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
तो ये लंबा जाम NH58 पर जहां बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था सामने आई है। कई किलोमीटर तक इसी तरीके से लंबा जाम मिला लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमरोहा से अब खबर, जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। लाठी डंडे से मारपीट और पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के खेड़ा अपरौला का पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा के शमशाबाद विकासखंड परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 100 गरीब और निर्धन कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए। इस दौरान नवविवाहित जोड़ों को सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान को पुरस्कार के रूप में दिया गया। साथ ही सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा विकासखंड परिसर की तरफ से सभी कन्याओं को एक बेडशीट समेत कई उपहार भेंट किए गए। श्रीनाथ जी सेवा संस्था के अध्यक्ष कुंज बिहारी अग्रवाल ने भी सभी नवविवाहितों को संस्था की तरफ से कई उपहार भेंट किए। तो नवविवाहितों को तोहफे दिए गए हैं। नवविवाहित जोड़ों को जनप्रतिनिधियों ने उपहार दिए हैं। सामूहिक विवाह कराया गया है। श्रीनाथ जी सेवा संस्था की ओर से भी उपहार दिए गए हैं। बेडशीट जैसे बड़े उपहार सभी जोड़ों को वितरित किए गए हैं। तो दाम्पत्य सूत्र में बंधे हैं 100 जोड़े। आज हमारे ब्लॉक परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना चल रही है, जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है वो चल रहा है। 100 कन्याओं की शादी कराई जा रही है हमारे ब्लॉक में, जिसमें कि हमारे ब्लॉक की तरफ से एक बेडशीट विद पिलो कवर एंड मिल्टन का वाटर कूलर, और हमारे मेरी मतलब ब्लॉक प्रमुख की तरफ से एक साड़ी और सरकार का जो सामान है वो तो दिया ही जा रहा है। आशा यही करूंगा कि जो सारे जो जोड़े हैं वो सही सुकल रहे, मंगल में रहें। आज हमारे ब्लॉक शमशाबाद में 100 जोड़ों की हमने शादी कराई है और कार्यक्रम हमारा बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही अच्छे ढंग से निपट गया है। कोई दिक्कत परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ उन्हें दिया जा रहा है? सरकार की तरफ से हमने उनको एक पूरा सेट दिया जिसमें उनके लड़के और लड़की दोनों के कपड़े हैं, कुछ घर के बर्तन हैं, हमने बेडशीट भी दी है, मिल्टन का एक पानी का वो डब्बा भी दिया है, साथ में ज्वेलरी जो उनका मेकअप का बॉक्स होता है, इस तरह से करके हमने श्रृंगारदानी पूरा एक हमने किट और पूरे सेट देने की कोशिश करी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा काम की चीजें हम उन्हें दे पाए। आज ये ब्लॉक शमशाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है, जिसमें बड़ा अच्छा माहौल था और सभी वर वधू बड़े ही खुश हैं। हम लोग सभी जनता की तरफ से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि इस भौतिकवादी युग में एक गरीब परिवार के लिए लड़की की शादी करना थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है, बट माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके दर्द को समझा और सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी गरीब माता पिता को अपनी बेटी के हाथ पीले करने का इतना अच्छा मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपनी सरकार को बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ पीड़ित परिवार के साथ है, पूरे तरीके से न्याय दिलाएंगे, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। सरकार प्रतिबद्धता के साथ पीड़ित परिवार के साथ है और हर स्थिति में इसको हम न्याय दिलाएंगे और कोई बचेगा नहीं। ऐसे सभी माफिया हैं जो समाजवादी पार्टी में ही पुष्पित पल्लवित होते रहे हैं। हमारी सरकार एक एक को ढूंढ करके कड़ी कार्रवाई करेगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार किसी भी दोषी को छोड़ेगी नहीं। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे प्रतिबद्धता के साथ और इसमें ऐसी कार्रवाई करेंगे कि सबक होगा अपराधियों की। प्रतिबद्धता के साथ पीड़ित परिवार के
पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के निमंत्रण पर रामपुर पहुंचे राजनयिकों ने दूसरे दिन गांधी समाधि पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत में स्वीडन के दूतावास प्रमुख क्रिस्टियान कामेल, ऑस्ट्रेलिया के दूतावास प्रमुख गिज़ला क्रिस्टोफेरिच, जर्मनी के दूतावास प्रमुख कास्पर मायर, स्पेन के दूतावास प्रमुख एलेना पेरेज और एस्टोनिया के दूतावास प्रमुख मार्गस सॉल्सन राष्ट्रपिता गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां ने राजनयिकों को रामपुर में स्थित गांधी समाधि का इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 2 बार रामपुर आए थे। एक बार जब गांधी जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ रामपुर आए थे, तब उनकी मुलाकात तत्कालीन नवाब हामिद अली खां से हुई थी। तब से ही गांधी के नवाब खानदान से बेहद अच्छे रिश्ते बन गए थे। आपको बता दें कि भारतीय गणराज्य में रामपुर रियासत का सबसे पहले विलय हुआ था। जौनपुर से न्यूज 1 इंडिया के पत्रकार देवेंद्र खरे को बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा समेत सिटी मजिस्ट्रेट पत्रकार देवेंद्र खरे से बातचीत की और घटना की जानकारी ली। बता दें कि पत्रकार देवेंद्र खरे को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। वहीं देवेंद्र खरे के ऊपर हुए हमले के मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष के छोटे भाई ऋतुराज सिंह छोटू और 2 अन्य पर 307 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बीजेपी जिलाध्यक्ष के छोटे भाई सहित 2 अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ है। न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता देवेंद्र खरे पर गोली चलाई गई है बदमाशों की तरफ से दिन दहाड़े, और इस पूरे मामले को लेकर जिलाध्यक्ष उनसे मिलने पहुंचे हैं अस्पताल में, जहां अभी फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। और इसी के साथ इस पूरे मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष के छोटे भाई सहित 2 पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। कुछ समय पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी कि देवेंद्र खरे जो हैं इनके ऊपर किसी के द्वारा हमला किया गया, जिसमें कि अभी फ़िलहाल इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और बाकी हमारी टीमें जो हैं अभी मौका मुआयना किया गया मेरे द्वारा भी और हमारे एसपी सिटी सीओ सिटी द्वारा भी, और फिलहाल जो विक्टिम हैं उनसे भी बात की गई है। बाकी टीमों को इसमें लगाया गया है, इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट किया गया है। इन्होंने भी ये जो साहस किया है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। रायबरेली में भूमाफियाओं का आतंक पूरी तरीके से चरम पर है। भूमाफिया पुलिस से साठगांठ कर जमीन पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के पुतरियन खेड़ा में देखने को मिला है, जहां एक महिला ने थानेदार पर धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि कुछ भूमाफिया उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि उस जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। महिला ने बताया है कि थाने पर कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उल्टा उसी पर ही कार्रवाई की गई, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।